हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट्स देखने वाले और एल सेक्शन या इंडक्टर इनपुट फिल्टर सर्किट्स को डिटेल पे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिल्टर सर्किट्स होता क्या है पहले वो हम समझ लेते। अब जैसे हमने यहाँ पर रेक्टिफायर पढ़ा था, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, उस पर हमने देखा था कि रेक्टिफायर का काम क्या था, एसी कंपोनेंट्स को डीसी में कन्वर्ट करना। जो आपके एसी करंट है उसको डीसी में यहाँ पर कन्वर्ट करना, ये आपका रेक्टिफायर का काम होता है। ठीक है, अब जो हमें यहाँ पर आउटपुट पे जो आपको डीसी वोल्टेज यहाँ पर मिलता है, उसमें कुछ आपके एसी कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। जो आउटपुट पे रेक्टिफायर के आउटपुट में जो आपको यहाँ पर डीसी करंट मिलेगा, उसमें कुछ आपके एसी के कंपोनेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तब वो एसी कंपोनेंट को जो आपका मेजर करता है वो आपका रिपल फैक्टर होता है। कितना एसी कंपोनेंट है आपके आउटपुट वोल्टेज में, वो आपका यहाँ पर रिपल फैक्टर से क्या होता है, मेजर होता है। ठीक है, अब उस आपके एसी कंपोनेंट को कम करने का काम फिल्टर सर्किट का है यहाँ पर। तो फिल्टर सर्किट बेसिकली आपको करता है क्या, फिल्टर सर्किट आपके जो आउटपुट में आपका रिपल है, आउटपुट में जितने भी आपके एसी कंपोनेंट्स हैं उनको रेड्यूस करने पे यहाँ पर हेल्प करता है। तो फिल्टर सर्किट्स की यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी है, अ नेटवर्क और सर्किट विच इज डिजाइन टू रेड्यूस द रिपल्स इन द आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर इज नोन एज फिल्टर सर्किट्स। तो इतनी से आपकी डेफिनेशन है। फिल्टर सर्किट्स बेसिकली आपका नेटवर्क या सर्किट इस तरीके से आपका होता है जो डिज़ाइन किया जाता है कि वो आपके डीसी आउटपुट में आपके रिपल्स को यहाँ पर रिड्यूस कर दे। रिपल्स कहने का मतलब एसी कंपोनेंट्स, जो आपको आउटपुट में एसी कंपोनेंट्स मिल रखे। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर एसी कंपोनेंट्स ज़्यादा मिलेंगे डीसी आउटपुट में, तो वो रेक्टिफायर आपका एक अच्छा रेक्टिफायर नहीं कहलाएगा। तो कम आपके यहाँ पर एसी कंपोनेंट्स होना चाहिए, तो इसके लिए आपका फिल्टर सर्किट हेल्प करता है। ठीक है, रिपल फैक्टर अभी हमने बोला कि क्या होता है, अ मेजर ऑफ एन एसी कंपोनेंट इज गिवन बाय रिपल फैक्टर। कितना आपका एसी कंपोनेंट्स है डीसी आउटपुट वोल्टेज में, वो आपका यहाँ पर रिपल फैक्टर से मेजर किया जाता है। देन लिखे द फिल्टर मिनिमाइज रिपल्स ईदर बाय पासिंग और प्रिवेंटिंग द एसी कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइड अ रेगुलेटेड कांस्टेंट वोल्टेज। तो जो यहाँ पर हम फिल्टर सर्किट यूज़ करते, वो या तो आपके एसी कंपोनेंट्स को पास कर देगा कैपेसिटर से, या तो एसी कंपोनेंट्स को आपको प्रिवेंट करता है और एक आपको रेगुलेटेड कांस्टेंट वोल्टेज देता है आउटपुट में। तो फिल्टर सर्किट्स का काम आपका ये होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट आपके फिल्टर सर्किट्स होते हैं। टोटल आपके 4 फिल्टर सर्किट्स है। पहला आता है आपका शंट कैपेसिटर फिल्टर, सेकेंड है आपका द सीरीज इंडक्टर फिल्टर, थर्ड है आपका द एल सेक्शन और इंडक्टर इनपुट फिल्टर, और फोर्थ है आपका द पाई सेक्शन और कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। तो इन टाइप्स का कुछ फिल्टर सर्किट्स होते हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं आउटपुट में रिपल्स को कम करने के लिए, या कह सकते हो एसी कंपोनेंट्स को आउटपुट में कम करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो आपके बीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एल सेक्शन और इंडक्टर इनपुट फिल्टर, और इसी को आज इस वीडियो पे हम डिटेल पे डिस्कस करेंगे। बाकी आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन थर्ड वाला बीएससी के लिए थर्ड वाला जो एल सेक्शन या इंडक्टर इनपुट फिल्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और डिटेल डिस्कस करने को भी इस फिल्टर सर्किट के बारे में यहाँ पर आ सकता है। तो इसको यहाँ पर हम डिटेल पे देखते हैं। तो क्या होता है आपका एल सेक्शन या इंडक्टर इनपुट फिल्टर। बेसिकली जो आपके सीरीज इंडक्टेंस और शंट कैपेसिटेंस होते हैं, ये आपके उतने इकोनॉमिकल नहीं है, बहुत कॉस्टली है। तो यहाँ पर हम एल सेक्शन या इंडक्टर इनपुट फिल्टर को यहाँ पर हम ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, व्हेन सीरीज इंडक्टेंस एंड शंट कैपेसिटर्स आर कंबाइंड टुगेदर इट फॉर्म्स इंडक्टर इनपुट फिल्टर। जब आपके सीरीज इंडक्टेंस और शंट कैपेसिटर को हम एक साथ लगाते हैं, जब दोनों आपके एक साथ कंबाइन होते हैं, तो ये आपके एक एल सेक्शन इंडक्टर इनपुट फिल्टर को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर पे देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास एक सीरीज इंडक्टेंस लगा है, शंट कैपेसिटेंस लगा है, यहाँ पर आपके पास लो रेजिस्टेंस आ रहा है, और यहाँ पर आपको रेक्टिफाइड आउटपुट मिलेगा। तो जब हम दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं, तब आपका यहाँ पर एल सेक्शन या इंडक्टर इनपुट फिल्टर यहाँ पर फॉर्म होता है। क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ फिल्टर द सीरीज इंडक्टर एल readily passes the DC components from the rectifier output but introduces the high reactance omega L path for AC। तो इस टाइप के फिल्टर सर्किट्स में क्या होता है, सीरीज इंडक्टर एल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये डीसी कंपोनेंट को तो रेडिली पास करेगा, लेकिन एसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, एसी कंपोनेंट्स के लिए आपका यहाँ पर हाई रिएक्टेंस, या जिसे आप इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहते हो, जो ओमेगा एल के इक्वल होता है, ये आपने एसी पे पढ़ा होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जब आपके एसी कंपोनेंट पास होते हैं, तो वहाँ पर आपका हाई रिएक्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है ओमेगा एल, जो उस एसी कंपोनेंट्स को यहाँ पर ब्लॉक करता है। ठीक है, तो और बाकी जो डीसी कंपोनेंट्स है वो इजीली आपके यहाँ पर इस सीरीज इंडक्टर से पास हो जाते हैं, लेकिन जो आपके एसी कंपोनेंट्स है उनको हाई रिएक्टेंस मिलता है, दैट इज ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिससे वो आपके यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं और वहाँ से आपके पास नहीं हो पाते। फिर क्या लिखा है, AC components that remain after passing through L are bypassed by the shunt capacitor C which offers a low reactance 1 upon omega C।
वो एसी कंपोनेंट्स जो आपके रह गए थे, जिनको बहुत हाई रिएक्टेंस मिला था सीरीज इंडक्टर एल से, तो वो क्या करते हैं, वो बाईपास करते हैं इस कैपेसिटेंस सी से, इस शंट कैपेसिटर सी से। इसको यहाँ पर बहुत लो रिएक्टेंस मिलता है, या इस केस में एसी कंपोनेंट्स को, और इजीली यहाँ पर पास हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखा है द एसी कंपोनेंट्स दैट रिमेन आफ्टर पासिंग थ्रू एल आर बाईपास्ड बाय द शंट कैपेसिटर सी विच ऑफर्स अ लो रिएक्टेंस। यहाँ पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आपका 1/ओमेगा सी है, तो ये आपका बहुत कम रिएक्टेंस यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, और एसी कंपोनेंट इजीली इस कैपेसिटर सी से यहाँ पर पास हो जाते हैं, बट इन इन्फिनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी। तो यहाँ पर तो आपके एसी कंपोनेंट्स को बहुत कम रिएक्टेंस मिलता है, लेकिन जब हम डीसी कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो इस केस में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिएक्टेंस मिलता है इन केस ऑफ डीसी, और एसी कंपोनेंट्स में आपको बहुत कम मिलता है। दस आउटपुट अक्रॉस द लोड पोसेसेस लेस एसी कंपोनेंट और द लो रिपल फैक्टर। इस कारण क्या होता है, आपको आउटपुट में अक्रॉस द लोड आपको यहाँ पर कम एसी कंपोनेंट्स मिलते हैं, या कह सकते हो कम रिपल फैक्टर आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो चीज़ समझ में आई आपको हो क्या रहा है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एल सेक्शन इंडक्टर इनपुट फिल्टर है, आपके दोनों एक साथ कंबाइन किए गए, तो इसको हम यहाँ पर एल सेक्शन इनपुट फिल्टर यहाँ पर कहते हैं। ये आपके पास सीरीज इंडक्टर एल है, यहाँ पर आपके पास कैपेसिटेंस सी लगा हुआ है, ये लो रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पर आपको रेक्टिफाइड आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो डीसी आपको जो यहाँ पर मिला है डीसी कंपोनेंट, उसमें आपको कुछ एसी कंपोनेंट्स भी है। तो आपका सीरीज इंडक्टर एल क्या करता है, डीसी कंपोनेंट्स को तो यहाँ से जाने देगा, लेकिन जो आपके एसी कंपोनेंट्स हैं उनको प्रिवेंट कर लेता है, यहाँ पर हाई रिएक्टेंस प्रोड्यूस करेगा जो आपके ओमेगा एल के इक्वल है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस सी की, तो यहाँ पर आपके एसी कंपोनेंट्स के लिए बहुत हाई रिएक्टेंस रहता है, दैट इज़ 1/ओमेगा सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन डीसी कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पर आपका रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, जिस कारण से डीसी कंपोनेंट आपके इस कैपेसिटर सी से पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन एसी कंपोनेंट आपके इजीली यहाँ से पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें रेक्टिफाइड आउटपुट में क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो आपका सीरीज इंडक्टर एल जो यहाँ पर लगा है सबसे पहले पे, यहाँ पर तो आपके एसी कंपोनेंट्स ब्लॉक हो जा रहे हैं, लेकिन डीसी कंपोनेंट आपके इजीली यहाँ पर पास हो जा रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें आउटपुट पे कम एसी कंपोनेंट मिलेंगे, और आपको यहाँ पर जो डीसी कंपोनेंट्स है उनकी मात्रा आपकी ज़्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं आपका यहाँ पर रिपल फैक्टर कम होगा। ठीक है, कम रिपल फैक्टर मतलब एसी कंपोनेंट्स आपको आउटपुट पे, रेक्टिफाइड आउटपुट में आपको कम मिल रहे हैं। तो ये आपका बेसिक यहाँ पर कंसेप्ट रहता है एल सेक्शन इनपुट फिल्टर का। अब इस बार मेन काम क्या है, रिपल फैक्टर निकालना। अब यहाँ पर हम रिपल फैक्टर के लिए जो रिलेशन है वो हम देखेंगे, जैसे हमने फुल वेव रेक्टिफायर पे निकाला था, हाफ वेव रेक्टिफायर पे निकाला था, सिमिलरली यहाँ पर भी हम एल सेक्शन इनपुट फिल्टर के केस में यहाँ पर हम रिपल फैक्टर निकालने वाले, और यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर का निकालेंगे जब यहाँ पर हम एल सेक्शन इनपुट फिल्टर यूज़ कर रहे हो सर्किट में। तो ठीक है, तो सबसे पहला अगर आपका जो रिलेशन है फोरियर सीरीज का फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर, वो आपका ये रहता है E = 2E0/पाई माइनस टाइम 4E0/पाई समीशन ऑफ n = 1 अप टू इन्फिनिटी cos n 2ωL/4n² - 1। तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर के केस का फोरियर सीरीज है साइन वेव का, इस तरीके से आपके यहाँ जो बनता है फुल वेव रेक्टिफायर पे, तो ये आपका रहता है। अब यहाँ पर हम सेकंड हार्मोनिक्स के आगे जितने भी हार्मोनिक्स है उसको यहाँ पर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यूज आपको मिलेगी, तो हम बस दो हार्मोनिक्स यहाँ पर लेंगे, एक आपका 2E0/पाई और आपका n = 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखा है नेग्लेक्टिंग ऑल हार्मोनिक्स हायर देन द सेकंड इन फोरियर सीरीज। तो n = 2, 3 अप टू सो ऑन हम यहाँ पर नेग्लेक्ट करेंगे, स्मॉल वैल्यूज आपको वहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, बस एक तो आपका E = 2E0/पाई माइनस टाइम, जब यहाँ पर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो आपको मिलेगा 4 - 1 दैट इज़ 3, तो 4E0/3 यहाँ पर हो गया, और ऊपर क्या मिलेगा आपको, n की वैल्यू 1 है तो cos 2ωL। तो इतना ही यहाँ पर हम ले रहे हैं फोरियर सीरीज से, बाकी जो हार्मोनिक्स है उसको यहाँ पर हम नेग्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, नेक्स्ट लिखा है आपका यहाँ पर द आउटपुट लोड करंट कंसिस्ट ऑफ एवरेज करंट IDC एंड AC कंपोनेंट्स। जो आपको आउटपुट में यहाँ पर लोड करंट मिलेगा उसमें आपकी एवरेज करंट IDC है और आपकी AC कंपोनेंट्स भी है उसमें। अब यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि इंडक्टर पे अक्रॉस आपका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, बहुत कम रेजिस्टेंस है, जिस कारण आपके DC के कंपोनेंट्स इजीली यहाँ से उससे पास हो जा रहे हैं इंडक्टर से, जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो लिखा था एज्यूमिंग द ओमिंग रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर टू द नेग्लिजिबल द DC कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। तो ऐसे केस में जो DC कंपोनेंट मिलेंगे वो क्या रहेगा आपका आउटपुट वोल्टेज उसका EDC = 2E0/पाई। ठीक है, एंड सो द DC कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस R। तो ऊपर आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रखा है EDC = 2E0/पाई। सिमिलरली यहाँ पर हम आउटपुट करंट निकालेंगे, वो किसके इक्वल होगा, IDC = EDC/R। I = E0/R हमें पता है फॉर्मूला, तो IDC = EDC/R। तो EDC क्या था, 2E0/पाई और नीचे R, तो IDC किसके इक्वल आ गया, 2E0/पाई R। ये EDC कहाँ से है, ये आपका फोरियर सीरीज से आ रखा है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, अब हमें यहाँ पर पीक वैल्यू करंट निकालना है सेकंड हार्मोनिक्स का। सेकंड हार्मोनिक्स कौन सा, जो हमने फोरियर सीरीज पे देखा था, ये वाला 4E0/3 पाई वाला, इसका हमें यहाँ पर निकालना है
पीक वैल्यू करंट। अब पीक वैल्यू करंट निकालने के लिए हम ये एज्यूम करेंगे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका बहुत कम है। जो आपके यहाँ पर कैपेसिटेंस सी लगा है, यहाँ से आपको जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसका बहुत कम है, जिस कारण से एसी कंपोनेंट्स आपकी इजीली इस कैपेसिटेंस सी से पास हो जाएंगे और लोड आर से आपको कुछ भी यहाँ पर एसी कंपोनेंट पास नहीं होगा। और यही हम चाहते हैं कि आपके जितने भी एसी कंपोनेंट्स हो वो कैपेसिटेंस सी से पास हो और आपकी लोड आर से कोई भी एसी कंपोनेंट यहाँ पर पास ना हो, जिस कारण आपका रिपल फैक्टर लोड आर पे कम आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पीक वैल्यू करंट निकालेंगे बाय द फॉर्मूला हम सेकंड हार्मोनिक से निकाल रहे हैं 4E0/3 हमें पता है फ्रॉम एसी, ये हमने क्लास 12 में भी पढ़ा है फॉर्मूला I0 = E0/XL - XC। तो ये हमने एलसी सर्किट में यहाँ पर देखा था और हमें पता है जो सेकंड हार्मोनिक्स आपको दे रखा है वो क्या है 4E0/3। तो 4E0/3 ये आपके पास E0 हो गया एंड XL - XC हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास XL क्या है, वो आपके पास है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC आपके पास यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो XL में पता है 2ωL है और XC में पता है 1/2ωC है बाई दिस फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 8E0ωC/3 4ω²LC - 1। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर क्या निकाली, ये हमने निकाला है पीक वैल्यू करंट ऑफ द सेकंड हार्मोनिक। ये आपका पीक वैल्यू है ऑफ द सेकंड हार्मोनिक एसी कंपोनेंट। ठीक है, जो हम I0 से यहाँ पर शो कर रहे हैं और वो किसके इक्वल आ रखा है, आपके इसके इक्वल आ रखा। सिंपल फॉर्मूला हमने यूज़ किया E0/XL - XC। XL आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस था 2ωL और XC आपके पास 1/2ωC है। ठीक है, और ये हम सेकंड हार्मोनिक की बात कर रहे हैं तो हमने ये चीज़ यहाँ पर यूज़ कर रखी है 4E0/3। तो ये फॉर्मूला फोरियर सीरीज़ का ये आपको क्लियर होना चाहिए जब आप एल सेक्शन इंडक्टर इनपुट फिल्टर के साथ डील कर रहे हो। तो ये आपके पास मिला है यहाँ पर। नेक्स्ट हमें यहाँ पर आरएमएस वैल्यू निकालनी है सेकंड हार्मोनिक एसी कंपोनेंट की। तो लिखा है देयरफॉर द आरएमएस वैल्यू ऑफ द सेकंड हार्मोनिक एसी कंपोनेंट ऑफ करंट थ्रू सी थ्रू द कैपेसिटर सी, वो क्या होगा IRMS = I0/√2 फॉर्मूला होता है। ये भी हमने एसी पे देखा हुआ है। तो I0 आपके पास ये है पीक वैल्यू करंट, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे और √2 आपके पास ऑलरेडी है तो आपको मिलेगा 1/√2 × 8E0ωC/3 4ω²LC - 1। और ये हमने निकाला है कि ये आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ द सेकंड हार्मोनिक एसी कंपोनेंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू कैपेसिटर सी। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम E' RMS फाइंड आउट करेंगे। E' RMS आपका इफेक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है ऑफ सेकंड हार्मोनिक अक्रॉस द कैपेसिटेंस सी। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला कौन सा यूज हो रखा है IRMS = E' RMS/XC, दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये जितने भी फॉर्मूलेस है ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी एसी में पढ़े हुए हैं क्लास 12 में। ठीक है, तो आप मैंने एक वीडियो बना रखी है क्लास 12 की इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिविजन एसी की, तो वो आप देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो जितने भी फॉर्मूलेस है, वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि कब कौन से आपके खापर फॉर्मूले लिखे। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिखा है कि आपके कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रखा, क्योंकि बहुत आपके लंबा डेरिवेशन बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपके जो फॉर्मूला का रिवीजन कराया था एसी का क्लास 12 के लिए, तो वो आप रिवाइज कर सकते हो। उसमें जितने भी आपके फॉर्मूले से मैंने वहाँ पर पुट कर रखे, वहाँ से आपको रिवाइज पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ हो रखा है ये आपका IRMS = ERMS/XC वाला फॉर्मूला यूज़ हो रखा है। ये भी आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस में ही मिलेगा। तो इसमें आप देखोगे तो E' RMS आपका इफेक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है ऑफ सेकंड हार्मोनिक अक्रॉस द कैपेसिटेंस सी। तो XC को हमने यहाँ पर लिया, XC आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस था तो ये आपका 1/2ωC होता है। तो E' RMS क्या आ गया, किसके इक्वल आ गया IRMS × 1/2ωC के इक्वल। ठीक है, अब IRMS की वैल्यू हम पीछे से उठा सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पर IRMS की वैल्यू निकाली है इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे इस पर, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे अच्छे से तो आपका फाइनली आने वाला है E' RMS 4E0/3 √2 4ω²LC - 1। तो ये आपका इफेक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है सेकंड हार्मोनिक का अक्रॉस द कैपेसिटेंस सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम रिपल फैक्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो होता है आपका E' RMS/EDC। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रिपल फैक्टर। तो E' RMS आपका ऊपर हमने निकाला हुआ है, EDC हमें पता है 2E0/π। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, पाई ऊपर गया, नीचे आपका 2E0 आएगा। इसको सॉल्व करो तो आपका बचेगा √2/3 4ω²LC - 1। तो √2/3 को यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपका अराउंड 0.47 आएगा। तो यहाँ से आपको रिपल फैक्टर किसके इक्वल मिला है 0.47/4ω²LC - 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपका रिपल फैक्टर है वो आपका लोड रेजिस्टेंस आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ना ही आपका इंडिपेंडेंट है लोड करंट के। तो इसका अगर यहाँ पर हम ग्राफ देखेंगे तो ये आपके लोड रेजिस्टेंस और रिपल वोल्टेज का आपका ग्राफ है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो आपको ये बता रहा है कि द रिपल फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट या लोड रेजिस्टेंस आर। ठीक है, देन क्या लिखा है देखो, फॉर स्मॉल रिपल्स, अगर हम कम रिपल्स की बात करेंगे, छोटे कम आपको एसी कंपोनेंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में हम ये जो आपका कंडीशन है 4ω²LC = 1 ये हम नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे केस में आपका 0 बन जाएगा। तो स्मॉल रिपल्स के लिए ये हम यहाँ पर कंडीशन को नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है आपका,
अगर हमें यहाँ पर रिपल में और रिडक्शन चाहिए, फर्दर रिडक्शन चाहिए, तो ऐसे केस के लिए यहाँ पर हम और फिल्टर सेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। तो लिखा है टू अचीव स्टिल फर्दर रिडक्शन इन रिपल 2 और मोर सच फिल्टर सेक्शन में बी एडेड इन सक्सेशन। तो अगर हमें रिपल में और यहाँ पर रिडक्शन चाहिए तो ऐसे केस में हम और सेक्शंस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इंडक्टर कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर हम बना सकते हैं एन तक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इफ़ एन सच फिल्टर सेक्शंस आर कनेक्टेड इन कैस्केड। अगर हम यहाँ पर एन फिल्टर सेक्शन लगा लेते, बहुत सारे फिल्टर सेक्शन लगा लेते रिपल फैक्टर को और कम करने के लिए, जैसे इस फिगर में हमने शो कर रखा और लोड आर आपका यहाँ पर लगाया गया है, तो ऐसे केस में रिपल फैक्टर को कैसे दिखा सकते, आर इक्वल्स टू √2/3 4 ओमेगा स्क्वायर L1 C1-1, फिर 4 ओमेगा स्क्वायर L2 C2-1 अप टू कहाँ तक 4 ओमेगा स्क्वायर Ln Cn-1। ये डिफरेंट हमने इंडक्टर कैपेसिटर लगा रखी L1 C1 L2 C2, तो अलग अलग आपको फिल्टर सेक्शन यहाँ पर हमने बना रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर और रिडक्शन चाहिए रिपल पे। जैसे हमने यहाँ पर आपका खाली 4 ओमेगा स्क्वायर LC था, तो हमने बहुत सारे लगाए, तो आपका L1 C1 L2 C2 L3 C3 अप टू सोन ऐसा होगा, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है आपका 4 ओमेगा, ये सब तो आपका कांस्टेंट है, तो कहीं आपका चेंज होगा खाली कैपेसिटर इंडक्टर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कर सकते हैं। लिखा है कि सिंस ईच सेक्शन रेड्यूसेस द रिपल फैक्टर बाय 1/4 ओमेगा स्क्वायर LC-1। हर एक सेक्शन आपके रिपल फैक्टर को कितने से रेड्यूस कर रहा है, इस क्वांटिटी से आपके यहाँ पर रेड्यूस कर रहा है, दैट इज 1/4 ओमेगा स्क्वायर LC-1। अगर आपके सेक्शन आइडेंटिकल है, सेक्शन आपके सेम है, मतलब जहाँ पर आपके एल और सी हम सेम यहाँ पर पुट कर रहे, तो ऐसे केस में आपका L1 C1 L2 C2 ये आपका LC की इक्वल हो जाएगा, जहाँ पर आपके सेक्शन सेम है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, एल आर इक्वल्स टू जो रिपल फैक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, √2/3 4 ओमेगा स्क्वायर LC-1 की पावर n, क्योंकि ऐसे केस में आपका L और C सेम है हर एक सेक्शन पे। ठीक है, तो अगेन इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.47/4 ओमेगा स्क्वायर LC-1 टू द पावर n। तो ऐसे ही हम यहाँ पर और एल सेक्शन यूज़ करके रिपल फैक्टर को यहाँ पर बहुत कम बना सकते और हमें एक बेटर फिल्टरिंग एक्शन यहाँ पर प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा डिस्कशन एल सेक्शन इंडक्टर इनपुट फिल्टर टॉपिक के लिए। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। नोट्स वगैरह जब पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।